हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश सारियन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इग्नू टिप्स के इस यूट्यूब फैमिली में। आज मैं आप लोगों से BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज के इकाई 6 मतलब अध्याय 6 चैप्टर 6 के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आज के अपने इस डिस्कशन में 10-15 क्वेश्चन आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अन्य बातें जो आप लोगों को जानना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे भाई बहन जो इस इग्नू टिप्स फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनका ये कमेंट आता है कि सर नोट्स जो है वो मुझे नहीं मिल पाते, मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो का PDF जो है वो डाला रहता है। अगर किसी वीडियो में PDF नहीं मिलता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसके नेक्स्ट वीडियो को देखें, उस नेक्स्ट वीडियो में वो PDF जरूर दिया गया होगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि BEVAE 181 का इंग्लिश MCQ भी डिस्कस कीजिए सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, वो भी बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोगों से इंग्लिश में भी BEVAE 181 का MCQ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये जो हैंड रिटेन MCQs आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं, ये फुल एंड 110% जो है आपके स्टडी मटेरियल से तैयार किए गए हैं, जहां तहां से उठाया नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है, आप लोग ये ही वीडियो नहीं, जितने भी MCQ वाले वीडियो है उसको अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को दोस्तों कि मैं जो ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, कि आप लोगों के एग्जाम इस तरह के क्वेश्चंस पे होंगे या फिर ऐसे ही यही क्वेश्चंस रह सकते हैं, या फिर मेरे द्वारा डिस्कस जो बातें होती है, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उनके अंदर से क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो जो बातें मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से वो जो है MCQ में ना हो, लेकिन डिस्कशन में वो बातें आई हो तो हो सकता है उससे भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, अब एक कमेंट और आया था कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं और फिर MCQ में हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर तो ये सारा जो दिख रहा है ये तो MCQ है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और एक सामान्य सा क्वेश्चन ये था कि मुझे इसमें करना क्या होता है, इट मीन्स कि MCQ में कैसे आंसर करने होते हैं। तो मैं इन सभी बातों के लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं अपने डिस्कशन की ओर और अपने पहले क्वेश्चंस को, और फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि WA रोजर द्वारा भारतीय जैव आवास को कितने भूगर्भीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 12, 11, 10 और 4। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 10। WA रोजर द्वारा भारतीय जैव आवास को लगभग नहीं, निश्चित रूप से 10 भूगर्भीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। ठीक है, वो भी आप लोग जान लें। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान के WA रोजर और HS पवार ने भारत के प्राकृतिक आवास को 10 बड़े जैव भूगर्भीय क्षेत्रों में समूहित किया है। ठीक है, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से कुछ ही देर में करूंगा कि वो कौन कौन से 10 बड़े भूगर्भीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि जैव विविधता के कितने स्तर हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 3, 2, 4 एवं 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होने वाला है 3। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब जैव विविधता के वो कौन कौन से स्तर हैं मैं अभी आप लोगों से उस बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि जैव विविधता क्या है, इसीलिए जैव विविधता के इस स्तर पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से जैव विविधता शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है,
पहले मैं आप लोगों को जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ, फिर जैव विविधता की परिभाषा भी बताऊंगा और फिर हम लोग जैव विविधता के स्तर को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को पृथ्वी पर विकसित होने में लगभग 300 मिलियन वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा है। ठीक है, अब मैं दूसरे तथ्य की बात कर लेता हूं। जैव विविधता से हमारा तात्पर्य है संपूर्ण विश्व में आनुवंशिक विभेदों, प्रजातियों तथा पारितंत्रों की संपूर्णता। ठीक है, अब मैं सामान्य सी एक जैव विविधता की परिभाषा आप लोगों के सामने रखता हूं, जो कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के अनुसार दी गई थी। ठीक है, तो उसमें कहा गया था, स्थलीय, समुद्री, अन्य जैविक पारितंत्रों सहित सभी स्रोतों में रहने वाले जीवित जीवों की विविधता और पारिस्थितिक संकुल जिसका वे हिस्सा है, इसमें प्रजातियों के अंदर प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के परिभाषा के अनुसार कि कोई भी स्थलीय हो या समुद्र हो या ऐसा कोई भी जैविक पारितंत्र हो जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है, उसमें रहने वाले जो जीवित जीव जंतु हैं, उनके आसपास से जो संबंध है, मतलब उनके आसपास जो वातावरण है उनसे जो संबंध है और जहाँ पे वे निवास करते हैं विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के रूप में, उसे ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियों का अपने एक निश्चित स्थान में निवास करना ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग जैव विविधता की परिभाषा भी समझ गए होंगे। अब हम अपने मुख्य क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा मुख्य क्वेश्चन था कि जैव विविधता के स्तर कितने हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को जैव विविधता के 3 स्तर हैं और वो स्तर हैं आनुवांशिक स्तर, प्रजातीय विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहला है आनुवांशिक जैव विविधता का स्तर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यह जो है विविधता की मूलभूत मुद्रा है जो भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। जैसे एक ही वातावरण में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ही जगह सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। तो इस तरह की जो विविधता है, भिन्नता है, यह कैसे हुई? तो यही है आनुवांशिक जैव विविधता। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अलग अलग प्रजाति के व्यक्ति या फिर जीव जंतु या ऐसे कोई भी जीवित प्राणी जिसमें सजीवता होती है, वो एक ही जगह निवास करते हैं। तो यही आनुवांशिक जैव विविधता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रजातीय विविधता की। इसको हम लोग सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि प्रजातियों के बीच अंतर। ठीक है, तो इसे ही हम लोग प्रजातीय जैव विविधता कह सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारी प्रजातियां जो है वो पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, तो इन सभी प्रजातियों के बीच में जो अंतर किया जाता है, वही अंतर जो है हम उसी को प्रजातीय जैव विविधता का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ। यह जो प्रजातीय जैव विविधता है, यह जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक है, क्योंकि यह शब्द प्रजाति पर लागू होता है, जिसका अर्थ होता है बाहर की ओर या दिखाई देने वाला स्वरूप। ठीक है, अब मैं कुछ अन्य पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, और वो पॉइंट है पृथ्वी पर कुल प्रजाति 5 से 100 मिलियन है। ठीक है, जिसमें से ज्ञात प्रजाति की संख्या है 12.5 मिलियन, जबकि वर्णित प्रजाति की संख्या है 1.7 मिलियन। ठीक है, अब मैं जैव विविधता के अंतिम स्तर की बात कर लेता हूँ, वो है पारिस्थितिक या पारितंत्रिक विविधता। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों के बीच जो विविधता होती है वही पारिस्थितिक या पारितंत्रिक विविधता होती है। ठीक है, अब क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो लोग निवास करते हैं, बिहार की जो वायु है, जलवायु है, वो कुछ अलग किस्म की है। वहीं अगर हम लोग केरल की बात कर ले तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके जीने का, उनके रहन सहन का स्तर अलग होगा और वहाँ की जो जलवायु होगी वो कुछ अलग होगी। ठीक है, तो यही जो अंतर होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे बिहार में जो पारितंत्र है, बिहार में जो रहन सहन का स्तर है, या फिर बिहार के जंगल या फिर जलवायु जो है वो केरल के जलवायु से भिन्न है। ठीक है, तो यहीं पर जो दो अलग अलग पारितंत्रों का निर्माण हो रहा है, तो यही जो विविधता है, हम लोग इसी विविधता को पारितंत्र या पारिस्थितिक विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं
मैंने यहाँ पे चर्चा की पारितंत्रिक विविधता या पालितंत्र, ठीक है, या पारिस्थितिक विविधता। तो मैं इसका एक सामान्य सा डेफिनेशन आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, जीवों के समूह और उनके अजीवित परिवेश तथा उनके बीच की अंतःक्रियाएं कार्यात्मक, गतिशील व जटिल इकाइयां बनाते हैं, जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी परिवेश में जहां पर कोई सजीव वस्तु रहती है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, सजीव चीजों को निर्जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। अगर सजीव मनुष्य को सूर्य का प्रकाश ना मिले, ठीक है, और अगर पानी ना मिले तो क्या वो जीवित रह पाएगा? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो सजीव मनुष्य हैं, ये निर्जीव सूर्य की रोशनी, पानी के साथ अंतःक्रिया करते हैं ताकि सजीव चीजें जीवित रह सके, ठीक है। तो इसी तरह की जो अंतरक्रिया होती है, यह एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग पारितंत्र कहते हैं। सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर किसी खास परिस्थिति में जो अंतःक्रियाएं करते हैं, उसे ही हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1,86,200 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1,82,000 वर्ग किलोमीटर, फिर 2,82,100 वर्ग किलोमीटर, फिर डी है 2,08,20 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1,86,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, कॉस्ट में दिया गया। अब ये पार हिमालय और ट्रांस हिमालय क्या है? अभी मैंने ऊपर में आपसे पहले नंबर प्रश्न में ये चर्चा करी थी कि W.A. रोजर और H.S. पवार द्वारा भारतीय प्राकृतिक आवास को 10 बड़े जैव भूगर्भीय क्षेत्रों में समूहित किया गया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक क्षेत्र है पार हिमालय, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को उन 10 बड़े क्षेत्रों के नाम बता देता हूँ, 10 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के, जिनको W.A. रोजर और H.S. पवार ने विभाजित किया था, ठीक है। तो वो जो 10 बड़े क्षेत्र थे, उनमें से सबसे पहला था पार हिमालय, जिसे पारा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरा था सामान्य हिमालय, तीसरा था भारतीय रेगिस्तान, चौथा था अर्धशुष्क, पांचवा था दक्षिणी प्रायद्वीप, छठा था गंगा के मैदान, सातवां था पूर्वोत्तर भारत, आठवां था द्वीप, नौवां था तट और 10वां था पश्चिमी घाट, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा करी पहले भौगोलिक क्षेत्र की, जिसे पार हिमालय के नाम से या पारा हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,86,200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मुझे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैंने अभी ऊपर कहा था कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय के नाम से जाना जाता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी पार हिमालय का क्षेत्रफल जो है 1,86,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पार हिमालय के बारे में कुछ अन्य बातों को आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पार हिमालय में जो प्रजातियां पाई जाती है, वैसी प्रजाति जो कि प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। और ये प्रजाति एक विशिष्ट क्षेत्र में ही मिलते हैं, जिसे हम लोग स्थानिक प्रजाति के नाम से जानते हैं। तो पार हिमालय में जो स्थानिक प्रजाति पाई जाती है, उसमें से है एजेडी रेक्टा इंडिका, जिसे हम लोग नीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है, मतलब यह भारत का अपना पौधा है, मतलब यह सबसे पहले भारत में ही इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब पार हिमालय में जो संकटापन्न प्रजाति के जीव जंतु मिलते हैं, जैसे कि जिनका नाश होने वाला, जिनका विनाश होने वाला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रजाति जिनकी संख्या इतनी कम या उसका पर्यावास इतना छोटा हो गया है कि उसे पर्याप्त सुरक्षा न प्रदान की जाए तो वह लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उनमें से जो संकटापन्न प्रजाति है वो है तेंदुआ, ठीक है। ये संकटापन्न हो गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल की चर्चा तो मैंने आप लोगों से कर ही ली, 1,86,200 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्थलाकृति के साथ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मतलब पार हिमालय का स्थलाकृति के साथ क्षेत्रफल 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई
इस क्षेत्र की मतलब पार हिमालय की 4500 से 6000 मीटर के बीच है, ठीक है। और इस पार हिमालय के अंतर्गत लद्दाख व लाहुल के स्पीति क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वन्य जीवन है वो कैसे हैं, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है पार हिमालय का, यह क्षेत्र भंगुर पारितंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है वो बहुत कठोर है, मतलब बहुत ही अनियमित जलवायु है। यहाँ पर किसी भी चीज को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है अपने आप को वहाँ स्थापित करने में, ठीक है। और यहाँ का जो क्षेत्र है लद्दाख व लाहौल जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, यहाँ पर अल्पाइन स्टेपी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो पार हिमालय है यह भारत का ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान व तिब्बत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे अधिक बकरी भेड़ के समुदाय बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यह जो भारत का क्षेत्र है यह पाकिस्तान व तिब्बत के साथ मिलकर दुनिया में सबसे अधिक बकरी व भेड़ों के समुदाय को निवास स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। और इसमें जो चपटे पठार जो है पार हिमालय में, यहाँ पर तिब्बती खच्चर, तिब्बती गजेल और तिब्बती एंटीलोप देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस चपटे पठार में जो उपस्थित जीव जंतु हैं वो है हिम तेंदुआ, फिर भारतीय भेड़िया, लोमड़ी व अन्य छोटे जंतु जैसे कि पीका और मार्मेट, ठीक है, सॉरी मार्मोट। और यहाँ का जो झील है पार हिमालय का, इस झील वाले क्षेत्र में काली गर्दन वाले सुंदर सारस भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो पार हिमालय आप लोग बहुत स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं और वो प्रश्न क्या है और उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, फिर है 3000 किलोमीटर, फिर है 1000 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक 2000 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन पे भी आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर हिमालय शब्द की चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया कि भारतीय 10 भौगोलिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र सामान्य हिमालय का है, जिसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और ये दूसरा नंबर का भौगोलिक क्षेत्र है जिसे WA रोजर द्वारा विभाजित किया गया था, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को हिमालय के बारे में भी कुछ जानकारियां दे देता हूँ। देखिए हिमालय क्षेत्र का जो वन्य जीवन है उसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में जो भी वन्य जीवन मतलब वन्य जीव जंतु निवास करते हैं उन सभी को उनके क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। तो जिनमें से सबसे पहला क्षेत्र है हिमालय का वो है निचली उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी, ठीक है। और इस उपोष्ण कटिबंधीय तलहटी में पर्णपाती समुदाय के साथ साथ चीड़, पाइन और बैन ओक के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्षेत्र की बात कर लेते हैं जो है शीतोष्ण क्षेत्र, और यह हिमालय का एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यह जो है हिमालय में 3500 मीटर के नीचे पाया जाता है, मतलब समुद्री तल से 3500 मीटर नीचे पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में मिली जुली वनस्पति के जंगल, जिसे हम लोग कह सकते हैं मैपल के, फिर अखरोट, मोरू, ओक, फर और स्प्रूस जैसे अनेक शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा क्षेत्र है सामान्य हिमालय का वो है उप एल्पाइन का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर बिर्च और रोडोडेंड्रोस की वन्य और गुल्म वनस्पति जो है पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे क्षेत्र की और वो है पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो हिमालय सामान्य हिमालय का जो यह पश्चिमी क्षेत्र है इसमें देवदार व नीले पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, और यह जो है इलाका सूखा होता है, इसलिए इसे सूखे इलाके के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का जो पांचवा क्षेत्र है जिसे हम लोग मध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आइबैक्स, मरखोर, हंगुल जैसे जो जीव जंतु है वो बहुत कम जनसंख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और सामान्य हिमालय का सबसे अंतिम क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर मिस्मी टोकिन शाकाहारी जंतु है मिस्मी टेकिन नाम का शाकाहारी जंतु पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है सहारा, थार, दोनों ए एवं बी, और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होने वाला है हम लोग भारतीय रेगिस्तान को
थार रेगिस्तान से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर भारतीय रेगिस्तान की चर्चा की गई है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह जो भारतीय रेगिस्तान है W.A. रोजर द्वारा विभाजित तृतीय भौगोलिक क्षेत्र है भारत में, जिसे हम लोग भारतीय रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यह देश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, मतलब ये जो भारतीय रेगिस्तान है देश के पश्चिमी भाग में है, और इसी भारतीय रेगिस्तान को थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और यही भारतीय रेगिस्तान जो है गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को घेरे हुए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि पंजाब और हरियाणा प्रांत जो है, पंजाब और हरियाणा राज्य जो है, यह भी कभी इसी थार रेगिस्तान का हिस्सा थी, परंतु यहाँ पर परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से आज यह रेगिस्तान यहाँ से खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा प्रांत में खेती बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की वजह से इस थार रेगिस्तान का नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, और इस थार रेगिस्तान में जो वन्य जीवन है उनमें पाए जाते हैं रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, हुबारा बस्टर्ड, प्रोसोपिस सिनेरिया नाम का जंतु जो है वह पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 5,08,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 508,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में यहाँ पर अंकों को लिखा गया है, इसलिए ये हम लोग जो भारतीय पद्धति में ये कह सकते हैं 5,08,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 508,000 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसे कह सकते हैं 507,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 5,07,000 वर्ग किलोमीटर, और फिर सी में है 506,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 5,06,000 वर्ग किलोमीटर, और फिर डी में है 2,04,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 204,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होने वाला है 5,08,000 वर्ग किलोमीटर अथवा 508,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको फ्रेश कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में जो कि इस प्रश्न में अंकित है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ W.A. रोजर द्वारा विभाजित जो 10 भौगोलिक क्षेत्र थे उनमें से अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है चौथे नंबर पर आता है। मैं आप लोगों को अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में भी कुछ अन्य जानकारी अभी प्रदान करने वाला हूं। तो उसमें से सबसे पहली जानकारी तो मैंने आप लोगों को दे ही दी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 508,000 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ घास की अनेक प्रजातियां मिलती है, और इस अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो वन्य जीवन है उनमें से मिलते हैं ब्लैक बक, चौसिंगा, गैजले और नीलगाय आदि। ठीक है, तो इस वन्य क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो है इस तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में कौन से वन मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों पे यहाँ पे एक बात छोड़ देता हूँ सोचने के लिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है और इसमें वन्य जीवन कैसा है, क्या मिलता है। मैं ये आप लोगों पे इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने इसकी चर्चा पिछले वाले वीडियोस में कर रखी है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बस पश्चिमी घाट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यह जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, यह W.A. रोजर द्वारा विभाजित 10 भौगोलिक क्षेत्रों में, भारतीय 10 भौगोलिक क्षेत्रों में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये से हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, और इस क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है वो है
1,60,000 वर्ग किलोमीटर या फिर कह सकते हैं 160,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह जो है पश्चिम में तट से तथा पूर्व में इसकी सीमा दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र से जुड़ती है। सामान्य शब्दों में पश्चिम में यह क्षेत्र तट से लगता है और पूर्व में यह क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप से जुड़ता है। ठीक है, और इसका जो 1/3 हिस्सा है, मतलब पश्चिमी घाट का जो 1/3 हिस्सा है, वर्ष भर वन से ढका हुआ होता है। और भारत के स्थानिक वनस्पति को वनस्पति के 2/3 हिस्से इसी क्षेत्र में मौजूद है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत की जो स्थानिक वनस्पति है उसका 2/3 हिस्सा इसी पश्चिमी घाट के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट की जो प्रजातियां हैं उसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया, कुछ भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है वो है प्राइमेट्स का, जो कि पश्चिमी घाट में मिलते हैं, और उन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं नीलगिरी लंगूर, सिंह पुच्छी जानवर, रोडेंट्स और फिर प्लेटेकुथमिस। ठीक है, अब हम लोग दूसरे भाग की बात कर लेते हैं जिनमें आती है गिलहरी। ठीक है, और इसमें आते हैं, इस गिलहरी को भी कुछ अन्य उदाहरणों से मैं अभी समझाता हूँ। यह जो गिलहरी है, ठीक है, राटुफा इंडिका की उप प्रजाति होती है और यह जो है महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, और मैसूर व मालाबार तथा तमिलनाडु के घाटों में भी मिलती है। ठीक है, और गिलहरी की एक और प्रजाति ग्रिजल गिलहरी जो है तमिलनाडु के जंगल में मिलती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे भाग की बात कर लेते हैं जिसमें मांसाहारी जीव आते हैं जो कि पश्चिमी घाट में निवास करते हैं। तो उनमें से दक्षिणी सदाबहार जंगल में मालाबार सिवेट, जबकि उत्तरी पर्णपाती जंगल में लाल धब्बों की बिल्ली दिखाई देती है, मतलब यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, चौथा भाग जो है पश्चिमी घाट की प्रजाति का वो है खुरदार। ठीक है, और इसमें अगस्त्य मलय पर्वतीय घास के मैदान और नीलगिरी ताहर मिलते हैं। ठीक है, और जो पांचवा और अंतिम भाग है वो है धनेश। ठीक है, और इसमें मालाबार ग्रे धनेश हॉर्नबिल नाम का जानवर मिलता है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, और आज के डिस्कशन का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन से वन मिलते हैं। हमारे ऑप्शन है पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर ए और बी दोनों, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पर्णपाती वन, अर्थात दक्षिणी प्रायद्वीप में पर्णपाती वन देखे जाते हैं। ठीक है, अब ये दक्षिणी प्रायद्वीप क्या है मैं अभी इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। W.A. रोजर द्वारा विभाजित 10 भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों में से दक्षिणी प्रायद्वीप जो है यह 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, अब मैं इसकी भी कुछ जानकारी आप लोगों से साझा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो दक्षिणी प्रायद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 14,21,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं 1,421,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं 1,421,000 वर्ग किलोमीटर। और यह जो दक्षिणी प्रायद्वीप है कुल भारतीय भूमि का 43% है, मीन्स 43% है। ठीक है, और इसी दक्षिणी प्रायद्वीप में मनुष्य की बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और इसी दक्षिणी प्रायद्वीप में पर्णपाती वन, कांटेदार जंगल और विखंडित झाड़ियां भी पाई जाती है। ठीक है, और इसी दक्षिणी प्रायद्वीप में पूर्वी घाट में अर्ध सदाबहार जंगलों के छोटे इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सूखे सदाबहार जंगल तथा कांटेदार झाड़ियां भी पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यह जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, इस दक्षिणी प्रायद्वीप में जो मौजूद वन्य जीवन है उनमें आते हैं सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, बार्किंग, डियर, गौर, हाथी। और ये जो हाथी है अमूमन बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और फिर आते हैं अंतिम में जंगली भैंसा, जो कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग अपने जो कमेंट हैं
कि आपको किस कारण से ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हो पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, अलविदा।